हेलो। कैसे हैं वॉरियर्स। मुझे उम्मीद है कि आप ज़बरदस्त तैयारी में लगे होंगे, पेपर के लिए बिल्कुल परिपक्व हो चुके होंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग फिर से कुछ नए सवाल, नए प्रैक्टिस सेट, ज़बरदस्त सवाल जो लेकर के आए हैं, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, ब्रिटिश उत्तरांचल को किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया? देखो, कब बनाया गया इसे ध्यान रख सकते हैं आप लोग। 1902 इम्पोर्टेंट बात है। 1902 में इसका अंग बना संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जब ये 1902 में इसका अंग बना, उस समय कमिश्नर हुआ करते थे R.E. हेम्बेलिन। ठीक है, R.E. हेम्बेलिन। ये R.E. हेम्बेलिन क्या थे? ये उस समय के कमिश्नर थे, जिनका कार्यकाल लगभग 189 से 1902 तक ही रहा। इसके बाद कमिश्नर बदले। और देखिए, हेम्बेलिन के समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हुई वो इम्पोर्टेंट, अगर आपको याद होगा तो 1900 में ही जो हरिद्वार था, हरिद्वार को किससे जोड़ा गया था? देहरादून से जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा 1901 में गढ़वाल यूनियन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बेटा ये भी आपको ध्यान रखना कि 1901 में किसकी स्थापना हुई थी? गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किस माह के प्रथम सप्ताह से होता है? देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट मानसरोवर यात्रा हिंदू यात्रियों के लिए। इसका जो शुभारंभ होता है बेटा, वो जून माह के शुरुआत में होता है। जून माह में इसका शुभारंभ होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ख़त्म कब होती है बच्चे? ये सितंबर के अंतिम माह में, मतलब सितंबर के अंतिम सप्ताह में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिनिश होती है या ख़त्म होती है। इसके अलावा देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के अंदर करी जाती है। इसमें जो कैलाश है, कैलाश जो पर्वत है, इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे गण पर्वत। कैलाश पर्वत को ही क्या बोलते हैं? गण पर्वत भी कहा जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत को रजतगिरी, बहुत बढ़िया नाम है भाई, कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा। रजतगिरी इंपॉर्टेंट नाम है, रजतगिरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसे करवाता कौन कौन है? 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पेपर में आ चुका है। एक तो भारतीय विदेश मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय विदेश मंत्रालय। इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम, और इसके साथ साथ ITBP। ये लोग क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ध्यान रखना। और कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ में धारचूला से स्टार्ट होती है, इसलिए धारचूला को कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा सवाल है आपसे, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना है वो कब हुई, और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी वीडियो पॉज करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका मुझे जवाब करिए, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, ठीक है। नेक्स्ट 23 देखते हैं कि मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी तथा नई टिहरी से आने वाले मार्गों का संगम किस स्थान पर होता है? बेटा इसका संगम होता है बच्चे चंबा के अंदर, ठीक है, चंबा के अंदर होता है। चंबा पड़ता कहाँ है बच्चे? चंबा पड़ता है आपका टिहरी के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है चंबा। चंबा वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो विश्व युद्ध फर्स्ट हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान किसका था? चंबा का। चंबा का देखिए यहाँ आसपास इसमें एक मंजुद नाम का गांव पड़ता है, ध्यान रखना। आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, मंजुद, ठीक है। गांव का नाम क्या है? मंजुद नाम का गांव है। और अकेले मंजुद गांव से लगभग 480 सैनिक किसमें शामिल हुए थे? वर्ल्ड वार फर्स्ट में शामिल हुए थे, ध्यान रखना। और अगर आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, और बिल्कुल सुना ही होगा, उत्तराखंड जब आप पढ़ते होंगे, तो जो आपके गब्बर सिंह नेगी थे, गब्बर सिंह नेगी जी, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त गब्बर सिंह नेगी, उनका संबंध भी किससे बेटा? चंबा से ही है, ध्यान रखना। और इसीलिए उनकी वीरता को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चंबा के अंदर भी एक मेला लगता है। कब? 21 अप्रैल को एक भव्य मेला लगता है, 21 अप्रैल को, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, ठीक है। गब्बर सिंह नेगी का संबंध भी किससे है? चंपा से है। नेक्स्ट हमारा है 24 में कहा गया कि भगवान श्री राम ने प्रायश्चित स्वरूप अपनी एक आँख भगवान शिव को अर्पण
कर दी थी, वो कौन सा मंदिर था जहाँ पर अर्पण करी गई थी। देखो बेटा, आप लोगों ने गढ़वाल पढ़ा होगा और गढ़वाल के अंदर एक कमलेश मंदिर है। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी के अंदर ये मंदिर है आपका कमलेश्वर महादेव। कहते तो है ये है कि भगवान राम ने यहाँ सहस्त्रों कमलों से शिव की पूजा करी थी, इसलिए इसका नाम कमलेश्वर भी पड़ा। कुछ मान्यता ये भी है कि भगवान शिव को भगवान राम ने अपना सर अर्पण करा था, क्योंकि एक कमल फूल कम पड़ गया था। कुछ ऐसी भी मान्यता है। इसके अलावा देखिए, कमलेश्वर मंदिर जो है वो पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। जिसे संतान नहीं होती है या जिसे पुत्र नहीं होता है, तो वो कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करता है और वहाँ से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो कमलेश्वर महादेव के प्रधान पुजारी हैं, उनके पास प्रद्युम्न शाह के समय का, ध्यान रखना, प्रद्युम्न शाह के समय का दूसरा तामपत्र जो उसके समय का है, वो कमलेश्वर महादेव मंदिर के जो प्रमुख पुजारी होता है उसके पास रखा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी मान्यता है कि कमलेश मंदिर का जो निर्माण है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया है, ये भी एक मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25, राज्य के कुल प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? देखिए, इसका बेटे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 12.5। एक्चुअल में 12.5 है, लेकिन पेपर के अंदर समलम कितना आता है? 13%। ऐसा पीसीएस में आया था सवाल, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसमें 13% दिया था, ऑप्शन में 12.5 नहीं था, इसलिए 13 वहाँ पर आंसर था। यहाँ पर 12.5 आया है, तो इसलिए 12.5 एग्जैक्ट एक आंकड़ा है जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ कृषि में अधिकतर जो देखिए पुरुष जो होते हैं वो व्यापार या अपने घर को चलाने के लिए बाहर काम करते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो सारा काम महिलाएं करती हैं। और अगर हम ये बात करें, ये सवाल पे पीसीएस ने ही पूछा था, ध्यान रखेंगे कि महिला कामगारों का लगभग कितना प्रतिशत होता है पहाड़ के अंदर, तो बेटा वो 60% होता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका सवाल है कि महिला कामगारों का योगदान जो कृषि क्षेत्र में है पहाड़ की, वो लगभग 60% है। ठीक है, इसके अलावा देखो, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो कृषि योग्य भूमि है वो कहाँ पे है बेटा? वो उधम सिंह नगर में है। और सबसे कम जो भूमि है वो कहाँ पर है कृषि योग्य? वो रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा देखो, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि ऊसर भूमि है वो कहाँ पे है? चमोली में है। और सबसे कम ऊसर भूमि या बंजर भूमि वो कहाँ पे है? नैनीताल में है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट अगर देखें कि किस वर्ष ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण का कार्य शुरू करा? देखिए, आधुनिकीकरण का कार्य हुआ ऊपरी गंग नहर का, ये वर्ष बेटा शुरू हुआ था 1983 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1983 हो जाएगा। इसके अलावा देखो, हम 2-3 बातें जान सकते हैं कि ऊपरी गंग नहर का जो निर्माण कार्य है वो जो शुरू हुआ वो 1848 में हुआ। पीवी काटले करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, काटले की निगरानी में काम शुरू हुआ। इसमें देखिए 4 ड्रेनेज पाइप बने हैं, वो अलग बात है। इसके अलावा ये जो बनी ऊपरी गंग नहर हरिद्वार से कानपुर तक बनी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। इसकी लंबाई लगभग आप लोग ध्यान रखेंगे 340 किलोमीटर के आसपास की कुल लंबाई है। और 1854 में उस समय जो हमारे वायसराय थे जिनका नाम डलहौजी जी था, डलहौजी जी ने ऊपरी गंग नहर का क्या किया था? वो उद्घाटन करने आए थे। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अच्छे सवाल हैं और पूरी कोशिश करी जा रही है कि आपको सारी बातें उससे जुड़े फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम लोग जान लें। इसके अलावा देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, कब करी? देखिए, इसकी स्थापना बच्चे 1 मई 1897 में हुई थी। ध्यान रखना, कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। कहाँ? कलकत्ता के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है वो भी कलकत्ता में ही है, वेल्लूर मठ में। ये ध्यान रखना, वेल्लूर मठ में। ठीक है, वेल्लूर मठ में क्या है? इसका मुख्यालय भी है। इसके अलावा देखो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो बहुत बातें हैं जो बताई जा सकती है। इसके अलावा देखिए, जो 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात इसमें आपको मैंने बताई कि ये वेल्लूर मठ में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, स्थापना कलकत्ता के अंदर हुई थी। और तीसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वामी विवेकानंद की 3 किताबें हैं। एक का नाम है राजयोग, एक है कर्मयोग, याद रखना, राजयोग, कर्मयोग, एक है भक्ति योग। बहुत आती हैं पेपर में भाई ये किताबें, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग। और इसका आंसर हो जाएगा 1897। इसके अलावा देखिए, अगर आपको जीएस पढ़नी है अच्छे से, आप प्रॉपर चाहते हैं कि हम अच्छा कर पाएँ,
पुलिस का पेपर तो लगभग हो ही जाएगा। इसके अलावा कोई रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। पटवारी लेखपाल बंदी है, पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड आप लोगों ने देना है तो उसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जो कनिष्ठ टारगेट कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर आपको वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में वहाँ पर क्लासेस की बात होती है। चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, किस स्थान से ईंट लेख प्राप्त हुआ है? तो बेटा बाढ़ वाला जो जगह है वहाँ से ईंट लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बाढ़ वाला से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 15 मई 1815 को एक्टर लोनी ने किस गोरखा शासक से मलाव का किला जीत लिया था, ठीक है। एक्टर लोनी ने जो मलाव का किला जीता, उस समय जो शासक थे वो अमर सिंह थापा जी थे, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अमर सिंह थापा को जो है वो सबसे बड़ी उपाधि उनकी जो थी वो, अरे भैया, जो काजी की उपाधि थी इन्हें काजी की उपाधि से नवाजा गया था, आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अमर सिंह थापा को नेपाल की राष्ट्रीय विभूति भी कहकर सम्मानित करते हैं, इन्हें नेपाल की राष्ट्रीय विभूति का दर्जा भी प्राप्त है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए गोरखों ने कुमाऊं के ऊपर जो पहला आक्रमण किया था बच्चे, वो कब किया था? वो 1790 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आक्रमण करते समय अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा, काजी जगजीत पांडे और बहादुर शाह, जो इसे हस्ती दल चौतरिया भी कहते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल थे। तो आप ध्यान रखने वाली बात, ताड़केश्वर मेला शिवरात्रि पर कहाँ लगता है, ठीक है। देखिए हाल फिलहाल ही अगर आपने पढ़ा हो, हम लोग पौड़ी गढ़वाल पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक जगह है लैंसडाउन, और उसी लैंसडाउन में ताड़केश्वर मेला जो देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए ताड़केश्वर मेला प्रकृति प्रेमियों के लिए बिल्कुल आदर्श है, क्योंकि ऐसा माहौल, वहाँ पेड़ के हैं, देवदार के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं, बुरांस के पेड़ हैं, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ भी देखने को मिलते हैं और ये मेला आपका लगता है। देखिए ताड़केश्वर मेला के पीछे या इस धाम के पीछे कुछ मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने ताड़कासुर नामक एक राक्षस थे जिनका वध किया था, और उन्हीं ताड़कासुर का क्या यहाँ पर जब वध हुआ, तो वध करने के बाद यहाँ क्या था कि आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इनका वध जब हुआ, चलिए मैं एक मिनट बस, ये रहा ताड़केश्वर मेला, ठीक। तो ताड़केश्वर मेला जब इनका वध हुआ यहाँ पर लैंसडाउन में, इसका ताड़कासुर का जब वध हुआ, तो कहते हैं कि भगवान को बहुत ज़्यादा क्रोध था, तो क्रोध शांत करने के लिए वो यहाँ 7 दिन तक रुके, और क्रोध से नुकसान ना हो इसलिए माता पार्वती ने यहाँ पर 7 देवदार के वृक्ष लगाए। कितने? 7 देवदार के वृक्ष लगाए। ऐसा माना जाता है कि वो वृक्ष आज भी वहाँ पर उपस्थित है। एक कहानी तो कुछ ऐसे है, दूसरी कहानी ये भी है कि कहते हैं कि ताड़कासुर को वरदान दिया गया और उससे कहा गया कि उसकी हत्या जो कोई करेगा वो कौन कर सकता है? वो भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। उसके लिए माता पार्वती से विवाह हुआ, फिर कार्तिकेय हुए, कार्तिकेय ने उन्हें मारा, तो इसलिए ऐसे भी कुछ कहानी है। फिर अंततः जब वो मरे तो ताड़कासुर को अपनी गलती का बोध हुआ, तो कहते हैं कि ताड़कासुर ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, भगवान शिव ने माफ़ कर दिया, और फिर भगवान शिव ने ताड़कासुर जो एक राक्षस हैं उन्हें ये वरदान दिया गया कि भैया आप कालांतर तक पूछते जाओगे, और इसलिए आप यहाँ पर ताड़केश्वर के नाम से विद्यमान हो जाओगे लैंसडाउन के अंदर। तो ऐसी कुछ मान्यता हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 31 वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? देखिए वंदे मातरम योजना का संबंध उत्तराखंड में देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये गर्भवती महिलाओं से इसका संबंध है। अच्छा, इस योजना को चलाया क्यों, उसके पीछे कारण क्या था, तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए हुआ क्या कि जब एक सर्वे करा गया, सर्वे में पता चला कि लगभग उत्तराखंड की 1/3 महिलाएं, जिसे हम कह सकते हैं 33% महिलाएं जो हैं वो क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, या उनकी ऐसे कह सकते हैं कि प्रसव पूर्व जाँच नहीं हो पाती है। इसलिए उससे क्या होता है कि महिलाओं में जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है, महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ती है, और महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, जो शिशु मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। तो इससे बहुत समस्या का सामना होता है। अपना जो एक आंकड़ा होता है सरकार को, जिसमें एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए
स्वस्थ समाज उपलब्ध कराने के लिए, तो उसमें हम लोग गिरावट आती है। तो इसलिए इस योजना का शुभारंभ करा गया और इसके अंदर जो है वो गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच करी जाती है। ठीक है, और इस शुभारंभ जो करा गया वो 2004 को इस योजना को शुरू किया गया था। तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आगे बढ़े अगर हम, कि अल्मोड़ा से प्रकाशित पूर्वासी किस प्रकार की पत्रिका है। देखिए अल्मोड़ा से जो प्रकाशित पूर्वासी है वो आपकी एक वार्षिक पत्रिका है, मतलब एनुअल ये छपती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत हुई थी पूर्वासी की वो 1980 से हुई, और लक्ष्मी भंडार और हुक्का क्लब, ध्यान रखना, लक्ष्मी भंडार और हुक्का क्लब, इन दोनों के प्रावधान से ये छपता है, इम्पोर्टेंट थी। और अल्मोड़ा से ही अन्य जो अखबार छपे या अन्य पत्रिकाएं छपी, उनमें अल्मोड़ा अखबार, जिसकी शुरुआत 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत जी ने करी, और शक्ति 1918 बद्रीदत्त पांडे जी ने इसकी शुरुआत करी। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड सेवा एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। देखिए कहाँ पर है ये बेटा, अल्मोड़ा के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा के अंदर है। इसके अलावा अल्मोड़ा के अंदर ही विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अल्मोड़ा के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखना। हिल डायलेट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी पुस्तक है बेटा, तो ये किसकी पुस्तक है बच्चे, ये गंगादत्त उत्प्रेती की पुस्तक है। और गंगादत्त उत्प्रेती जो है उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखेंगे किसकी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा गंगादत्त उत्प्रेती की एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसका नाम है प्रोवर्ब्स एंड फोक लोर ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल, तो ध्यान रखेंगे प्रोवर्ब्स फोकलोर ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये इनकी एक और किताब का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है गंगादत्त उत्प्रेती की। मसूरी में वाहनों में इको टैक्स कब से लगाया जाता है। देखिए इको टैक्स कब से लगाया जाता है अभी बात करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। और देखिए इको टैक्स क्या होता है, जो टैक्स इन्वायरमेंट के लिए लिया जाता है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाने के लिए लिया जाता है, उसे इको टैक्स कहते हैं। और इको टैक्स को ही हम लोग ग्रीन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम ग्रीन टैक्स भी कहते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक, इस मसूरी में इसकी शुरुआत 2009 से हुई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगर मसूरी की बात करें तो ये कहा जाता है कि मसूरी का जो आपकी खोज थी वो 1825 के आसपास हुई, और खोज करने वाले कौन थे, कैप्टन यंग साहब थे, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे यहीं पे कि पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं, मुझे ऑप्शन में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरी बात, मसूरी ही उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है, जिसकी स्थापना 1842 में हुई थी, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा 36 बढ़िया सवाल है, शायद आपको पता हो, हरियाली का डंडा कहाँ पे है। ठीक है, तो हरियाली का डंडा बेटा अल्मोड़ा के अंदर है। कहाँ पर, अल्मोड़ा के अंदर। इसके अलावा आपने कालों का डंडा देखा, कालों का डंडा कहाँ पे है, पौड़ी में। ये किसका नाम हुआ करता था, पहला लैंसडाउन का नाम पहले कालों का डंडा होता था। और शेर का डंडा कहाँ पे बच्चे, वो नैनीताल में है। शेर का डंडा नैनीताल में है, काले का डंडा आपका गढ़वाल में, और हरियाली का डंडा आपका अल्मोड़ा। और ये कालों के डंडे का नाम क्या हो गया था, लैंसडाउन हो गया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस वर्ष में इसका नाम क्या हुआ, लैंसडाउन हुआ। ध्यान रखना, कालों के डंडा का नाम किस वर्ष लैंसडाउन में परिवर्तित हो गया, ये मेरा सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तृतीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 महिलाओं ने चुनाव जीता, तो आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए अभी फिलहाल में 2022 के अंदर ही उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी सामने आई वो थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी ने लगभग 47 सीटें जीतकर यहाँ पर अपनी सरकार स्थापित करी। इसके अलावा देखो आप लोग यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सदन कैसा है, एक सदनात्मक है। हमारे यहाँ केवल विधानसभा है, विधानमंडल की अनुशंसा, मतलब विधान परिषद की अनुशंसा यहाँ पर नहीं है।
इससे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार जो 5वीं विधानसभा है, इसकी जो स्पीकर बनी है उनका नाम क्या है? रितु खंडूरी है। क्या नाम है? रितु खंडूरी। और बड़ी बात क्या है कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है हमारी रितु खंडूरी, तो ध्यान रखना। इसके अलावा उत्तराखंड मुख्य सचिव कौन है? सुखबीर सिंह। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? उत्तराखंड मुख्य सचिव। 38वां सवाल आप देखिए कि किस महिला द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया था बच्चे? तो एक भोटिया व्यापारी परिवार की सदस्य थी जिनका नाम तुलसी देवी था। तुलसी देवी ने ये नारा दिया था। तुलसी देवी एक औद्योगिक क्षेत्र से थी ही, व्यापारिक क्षेत्र से थे ही। तो वहीं पे अगर आपको याद हो कि कौसानी में सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी लगभग 1946 के आसपास। ध्यान रखना, सरला बहन ने जो गांधी जी की शिष्या थी, उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी कौसानी के अंदर। तो ये उन्हीं लक्ष्मी देवी के संपर्क में आई तुलसी देवी और उनके साथ व्यापार को आगे बढ़ाया। वहाँ पर महिलाओं को कढ़ाई बुनाई इस तरीके के कार्य जो थे वो सिखाए जाते थे। तभी इन्होंने ये नारा दिया था कि रो नहीं आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक ने बहादुर एवं जमींदार की उपाधि दी थी? ठीक है, तो देखिए बाज बहादुर चंद आपको पता ही है कि किसके समकालीन हैं? शाहजहां के समकालीन हैं और शाहजहां के दरबार गए भी हैं। तो इन बहुत ज़्यादा शाहजहां प्रभावित भी थे इनसे और इसलिए शाहजहां ने इन्हें बहादुर एवं जमींदार की उपाधि देकर संबोधित करा है। इसके अलावा देखिए शाहजहां का दूसरा नाम, बचपन का नाम क्या है? खुर्रम है। खुर्रम को ही शाहजहां कहा गया। और जो विजयनगर की जीत थी, विजयनगर की जीत के बाद इन्हें शाहजहां की उपाधि मिली। इसके अलावा देखिए शाहजहां ने ही क्या बनवाया था? भारत की सबसे खूबसूरत इमारत, दुनिया के अजूबों के अंदर शामिल ताजमहल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां जी ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए आज़ाद हिंद फौज। ये सवाल पहले भी ऑलरेडी आ चुका है, बढ़िया सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए आज़ाद हिंद फौज में लगभग कितने लोग थे उत्तराखंड से? 12% लोग उत्तराखंड से थे। अगर संख्या की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा? लगभग 2500 लोग यहाँ से शामिल थे। इसके अलावा देखिए आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के हमेशा से बड़े बड़े लोग रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों की जो वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आज़ाद हिंद फौज में शामिल सदस्य या आज़ाद हिंद फौज के जो संगठन करता थे, पुनः संगठन करता थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए आज़ाद हिंद फौज के लोगों को, मतलब आज़ाद हिंद फौज के अंदर उत्तराखंड के लोगों को बड़े बड़े जो पद थे उन पर सृजित किया गया था। ठीक है, तो ये है आज का पेपर जो आपने देखा। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। देखिए प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर देना, जो सवाल मैंने पूछे हैं वो मुझे बताना। इसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, फिर देखिए आपकी प्रॉपर क्लास चला रहा हूँ मैं। आपका जो कनिष्ठ सहायक का बैच है वो जल्दी ही मैं शुरू करूँगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन सेंटर पर अगर कोई हमसे आज जुड़ सकता है तो आज सोमवार के दिन से ही ऑफलाइन बैच दोपहर में शुरू हो रहा है 1 बजे से 4 बजे तक। और इसके अलावा अगले मंडे जो हमारा 19 तारीख होगी उसमें सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक जो है वो नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। अगर कोई हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो वहाँ आ सकता है हमारे सेंटर पर, लक्सर पर, लीलावती कॉम्प्लेक्स लक्सर। इसके अलावा देखिए अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और आप ही देखिए कनिष्ठ सहायक की प्रॉपर क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।